गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री नंदीश्वर विद्यालय में ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे भुगतान संतुलन का नेक्स्ट चैप्टर, पूंजी कैपिटल अकाउंट। देखिए, ऋण प्रायः सार्वजनिक उद्योग व निजी उद्योगों के विकास के लिए विदेशों से राशियां उधार ली जाती हैं। देखा, आपने देखा होगा कि जब हमारे फंड में या वित्त मंत्रालय में पर्याप्त वित्त नहीं होता है और सार्वजनिक मांग लगातार होती रहती है और उस मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त बजट ना होने के कारण जो विदेशी संस्थाएं होती हैं, जो सार्वजनिक ऋण प्रदान करती हैं, हम उनसे ऋण लेते हैं और वो सार्वजनिक मांग को पूरा करने का प्रयास करती है सरकार। ठीक है ना। यह उधारियां अल्पकालीन या दीर्घकालीन भी हो सकती हैं। हाँ, ये काम के ऊपर डिपेंड करता है या अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है कि यह उधारियां अल्प समय के लिए हैं या लंबे समय या दीर्घकालीन टाइम के लिए हैं। जो देश राशि उधार देता है उसकी वह देनदारियां होती हैं तथा जिस देश को राशि प्राप्त होती है उसकी लेनदारियां होती हैं। ये बात तो हम भी जानते हैं। जैसे माना कि हम किसी से उधार लेते हैं, ठीक है ना, तो हमारे लिए वो लायबिलिटीज हो जाती है। अब हमारा दायित्व है कि हम उसे भुगतान करना ही पड़ेगा और उसके बदले में हमें ब्याज भी देना पड़ेगा। और जिसने हमें उधार दिया है या जिस देश ने हमारे देश को उधार दिया है उसके लिए वह संपत्ति होती है और हमने अगर उस देश से उधार लिया है हमारे लिए वह दायित्व होता है, यानी लेनदार होते हैं। ठीक है ना। ध्यान रहे, जब यह उधार राशि वापस की जाती है तो यह वापस देने वाले देश की देनदारियां या वापस लेने वाले की लेनदारियां होती हैं। विनियोग यानी इन्वेस्ट, एक देश अपने भुगतान संतुलन को पक्ष में लाने के लिए अथवा विकासात्मक उद्देश्य से पूरे देश से विनियोजन हेतु अपने यहाँ पूंजी प्रोत्साहित करता है। यह पूंजी विनियोजन पूंजी प्राप्त करने वाले देश की लेनदारियों तथा पूंजी लगाने वाले देश की देनदारियों में शामिल होती है। देखिए, पूंजी विनियोग यानी जो देश दूसरे देशों में विनियोग करते हैं तो उसे पूंजी विनियोग कहते हैं, या पूंजी विनियोग देनदारियां, पूंजी विनियोग लेनदारियां भी हो सकती हैं। जो देश दूसरे देश में करता है तो उस देश के लिए पूंजी विनियोग होता है और जिस देश में करता है उस देश के लिए वह पूंजी लेनदारियां कहलाती हैं। अब आता है बैंकिंग द्वारा प्रायः दूसरे देशों में अग्रिम विनिमय का क्रय विक्रय किया जाता है तथा कभी कभी बैंक लाभ प्राप्ति की दृष्टि से मूल्यांतर के सौदे करते हैं। इन सौदों से संबंधित प्रविष्टियां भी संबंधित देश की लेनदारियों व देनदारियों में शामिल की जाती हैं। स्वर्ण, चालू खाते व पूंजी खाते के कुल लेन देनों का योग करने के बाद जो अंतर आता है उसे पूरा करने के लिए स्वर्ण का आयात या निर्यात कर दिया जाता है। वर्तमान समय में स्वर्ण कोष न होने की वजह से विदेशों से ऋण विनियोग पूंजी प्राप्त करके विनियोग संतुलन को संतुलित किया जाता है। इन देनदारियों अथवा लेनदारियों को दिखाने के उपरांत भुगतान शेष अंत में संतुलित हो जाता है। यानी स्वर्ण, अगर हमारे पास पर्याप्त स्वर्ण है तो हम स्वर्ण के द्वारा भी अपनी राशियां प्राप्त कर सकते हैं, ऋण प्राप्त कर सकते हैं। और स्वर्ण पर्याप्त ना होने के कारण हम अन्य देशों से उधार ऋण लेते हैं और उससे हम भुगतान संतुलन करने का प्रयास करते हैं। आगे है भुगतान संतुलन का ढांचा है। देखिए, ये प्रारूप पेज नंबर 357 पर दिया है बुक पर, आप उसे देख लें। चालू खाता, मदें, इसके बाद लेनदारियां, देनदारियां और अंतर। तो देखो, चालू खाता में आता है माल आयात निर्यात, निजी खाता, सरकारी खाता, विदेशी यात्रा, परिवहन और बीमा, ब्याज व लाभांश, विविध हस्तांतरण भुगतान, सरकारी, निजी, भूल चूक, इनका टोटल लगा देते हैं। इसके बाद आता है कैपिटल यानी पूंजी खाता। तो निजी ऋण, गैर बैंकिंग, दीर्घकालीन, अल्पकालीन, बैंकिंग क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत आती है ऋण भुगतान, स्वर्ण और भूल चूक। इस प्रकार यह का योग लगा लिया जाता है। ये एक प्रारूप है। अब आपका आता है भुगतान संतुलन का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति का
सूचक। तो ये भुगतान संतुलन से देश की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का सही अनुमान लगाया जा सकता है। इस स्थिति के अनुसार ही सरकार अपनी आर्थिक नीतियों का निर्माण करती है। यानी अंतर्राष्ट्रीय जब हम मार्केट करते हैं तो हमारा क्या हम जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट कर रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट कर रहे हैं, उसका पर्याप्त भुगतान समय पर कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, या हमारी जो भुगतान करने की कंडीशन है वो वीक है या कमज़ोर है, तो हम फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं करेंगे। और अगर हमारी भुगतान करने की जो स्थिति है वो अच्छी है तो हम भुगतान करने के लिए या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए नई नई नीतियाँ बनाते हैं और विकास करते हैं। विदेशी व्यापार की प्रवृत्ति का सूचक। देखिए, भुगतान संतुलन की सबसे महत्वपूर्ण मद विदेशी व्यापार की मद होती है। अतः इससे देश के आयात एवं निर्यात मूल्य तथा विदेशी व्यापार की प्रवृत्त हो जाना जा सकता है। यानी प्रवृत्ति विदेशी व्यापार की प्रवृत्ति का सूचक, यानी विदेशी जो व्यापार है उसका सही सही आना है एक तरफ से, क्या हमारा जो व्यापार चल रहा है वो विकासात्मक है, डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या उससे हमें प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो हम उसे बंद कर देंगे, और हमारा लगातार विकास होता जा रहा है तो हम उसको और डेवलप करने का प्रयास करेंगे। मुद्रा अवमूल्यन के प्रभाव का ज्ञान। जब एक देश दूसरे देश की मुद्रा की तुलना में अपने देश की मुद्रा का बाह्य मूल्य कम कर देता है तो इसे अवमूल्यन कहते हैं। ये बात तो डिपेंड, आपने देखा हो अपने यहाँ की मुद्रा, इंडियन जो करेंसी है वो पॉइंट या ईरान या जो भी विदेशी मुद्रा है उससे थोड़े कम में रहती है, तो ये क्या होता है, मुद्रा अवमूल्यन कहलाता है। यानी आपकी मुद्रा हमारी मुद्रा की अपेक्षा महंगी है और हमारी मुद्रा आपकी अपेक्षा सस्ती है। यानी ये कहना चाहिए कि हमारे यहाँ माना कि 1 रुपया है और आपके यहाँ, जैसे हमारे यहाँ माना कि ये 100 रुपये है, ठीक है, और आपके यहाँ 100 रुपये के 57 रुपये मिल रहे हैं हमको, या ऐसा मान लो अब 100 रुपये के बदले में हमको 57 रुपये पॉइंट मिलेंगे। और वही मुद्रा जो 100 रुपये है हमारे देश में आती है जब, तो वो कितनी हो जाती है 157, यानी इतनी महंगी है। मतलब विदेशी जो मुद्रा है हमारे देश में आती है तो महंगी है। यानी आप कह रहे 1 रुपये के हमको, जैसे मान लो 1 रुपये है तो आपके को 1 रुपये के हमको, मान लो आपकी मुद्रा एक पॉइंट है, 1 पॉइंट, तो 1 पॉइंट के हमको 67 रुपये चुकाना पड़ रहा है। यानी कितनी महंगी है, देखिए आप, 1 पॉइंट के हमें 67 रुपये चुकाना पड़ रहा है। और वहाँ पर हम 1 रुपये चुकाएंगे तब जाके 67 रुपये चुकाएंगे तब जाके हमें 1 पॉइंट प्राप्त होगा। तो ये आप दे दी, तो ये महंगी है, तो इसको मुद्रा अवमूल्यन कहते हैं। बात समझ में आई ना। वहाँ से इसीलिए तो हमारे इंडियन जो लोग बाग होते हैं वो विदेशों में काम करने जाते हैं, वहाँ से जो कुछ कमा के आते हैं उसे इंडियन करेंसी में उसको मनी ट्रांसफ़र करा लेते हैं, तो हमको प्रॉफिट होता है। अगर हम वहाँ पर बिजनेस करेंगे तो हमको लॉस हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि हमारी मुद्रा सस्ते में लेते हैं वो, और वो उनकी मुद्रा महंगी में प्राप्त होती है। तो हमारे जो इंडियन एम्प्लॉई हैं वो विदेशों में वर्क करते हैं, विदेशों की जो मुद्रा होती है वो इंटरनेशनल बैंक या बैंक के द्वारा अपनी इंडियन करेंसी में एक्सचेंज करके हमें उसका प्रॉफिट होता है। मुद्रा मूल्यन का प्रभाव। देखिए, अब आता है आपका राष्ट्रीय आय पर प्रभाव। विदेशी व्यापार का देश की राष्ट्रीय आय पर प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल सही पड़ता है। मतलब विदेशी व्यापार अगर लाभवंत हो रहा है, फल रहा है, फूल रहा है, तो सीधा सीधा हमें राष्ट्र का विकास होगा, आर्थिक स्थिति होगी, डेवलपमेंट होगा, और हमारी जो आर्थिक स्थिति है, जो कहना चाहिए वित्त है, वित्त जो विभाग है वो स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है ना, तो हमें सीधा सीधा उसका लाभ प्राप्त होता है। अतः भुगतान संतुलन से इस बात का पता लग जाता है कि विदेशी व्यापार के लेन देन से राष्ट्रीय आय कितनी प्रभावित हो रही है। विभिन्न मुद्राओं में देश के भुगतान संतुलन की स्थिति। एक देश का भुगतान संतुलन अलग अलग मुद्राओं वाले देशों से अलग अलग रहता है। ये बात सही है, हर देश की अपनी अलग मुद्रा, इंडियन की इंडियन करेंसी है। आप बाहर जाओगे, जैसे कि कहना चाहिए वहाँ पर जाओगे विदेशों में, है ना, तो विदेशों की जो करेंसी रहती है, कहीं की पाउंड रहती है, कहीं की ईरान रहती है, तो सबकी अपनी अपनी मुद्रा होती है, ठीक है ना। अमेरिका के साथ डॉलर होता है। देखो अमेरिका में क्या होता है, डॉलर होता है। तो यह एक देश के भुगतान स्थिति के अतिरिक्त की हो सकती है, जबकि अन्य देशों के साथ घाटे की रह जाती है। अतः इससे विभिन्न मुद्राओं में देश के भुगतान संतुलन की स्थिति का ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भुगतान संतुलन
एक देश की आर्थिक स्थिति का बैरोमीटर है। जिस प्रकार हमें दूध की शुद्धता नापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार मुद्रा अमूल्यन से हमें देश की जो मुद्रा होती है उसका मूल्य या मूल्यांकन किया जा सकता है। यह बैरोमीटर की तरह काम करता है। भुगतान संतुलन के असंतुलन के कारण देखिए, आर्थिक विकास कार्यक्रम। अर्धविकसित देशों में भुगतान संतुलन में असमानता का प्रमुख कारण वहाँ पर बड़ी मात्रा में आर्थिक विकास संबंधी कार्यक्रमों का लागू होना है। आर्थिक विकास हेतु अर्धविकसित देशों को बड़ी मात्रा में पूंजी का आश्रय करना पड़ता है तथा विदेशी विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करनी पड़ती हैं, जिसके फलस्वरूप इन देशों के आयातों में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, जबकि ये देश निर्यात केवल थोड़ी बहुत कच्ची सामग्री का ही कर पाते हैं। अतः भुगतान संतुलन के प्रतिकूल हो जाता है। जो अर्धविकसित देश हैं वो क्या है, निर्यात कम कर पाते हैं क्योंकि उनके पास वो माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाता, और जो देश तो उन देशों में क्या होता है, उनको लाभ कम प्राप्त होता है। इसलिए ये अर्धविकसित देशों की भुगतान संतुलन की स्थिति में उनको कम लाभ प्राप्त हो पाता है। आय एवं कीमत प्रभाव। अर्धविकसित देशों में आर्थिक विकास के फलस्वरूप व्यक्तियों का आय में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप ये लोग अधिक आय वस्तुओं की मांग करने लगते हैं। इसके अतिरिक्त आर्थिक विकास से प्रारंभिक चरण में वस्तुओं का उत्पादन इतनी तेजी से नहीं हो पाता जितनी तेजी से मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है, जिससे वस्तुओं की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। फलस्वरूप देश के निर्यात हतोत्साहित होते हैं तथा आयात प्रोत्साहित होते हैं। इनके सबके परिणाम देश के भुगतान संतुलन में असमानता लाते हैं। कीमत और आय और कीमत, अगर हमारे देश की आय कम है, इनकम कम है, तो हम दूसरे देशों से आयात कम कर पाते हैं, ठीक है, और हम अगर अधिक से अधिक विदेशों में निर्यात करेंगे तो हमें प्राप्त लाभ अधिक से अधिक प्राप्त होगा। चक्रीय उच्चवाचन। चक्रीय उच्चवाचन व्यापार चक्र के फलस्वरूप विभिन्न देशों में चक्रीय उच्चवाचन अर्थात मंदी एवं स्फीति की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। इनकी अवस्थाएं भिन्न भिन्न देशों में अलग अलग होती है, जिनके फलस्वरूप भुगतान संतुलन में चक्रीय असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। चक्रीय देखो, व्यवसाय है क्या, एक समुद्र की जो लहरें हैं उसकी तरह होता है, कभी उतार तो कभी चढ़ाव, कभी कम प्रॉफिट कभी बहुत ज़्यादा लाभ, तो ये उतार यह चक्र चलता रहता है, ठीक है ना। तो चक्र के उच्चवाचन से भुगतान संतुलन पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। निर्यात मांग में परिवर्तन। विकासशील देशों के भुगतान संतुलन प्रतिकूल होने का एक कारण यह है कि पहले विकसित देश कच्चे माल, खदान आदि का आयात विकासशील देशों के लिए करते थे, परंतु अब वह इन वस्तुओं का स्वतः उत्पादन करने लगे हैं या उन्होंने इसका वैकल्पिक प्रबंध कर लिया है, जिससे विकसित देशों में निर्यात निरंतर कमी हो रही है। यानी कहना चाहिए, जब हम दूसरे देशों को खाने की वस्तुओं का निर्यात करते थे, अब वह देश जो हमसे खरीदते थे वह खुद उस वस्तु का उत्पादन करने लगे हैं या उस वस्तु का प्रतिस्थापन या उस ऑप्शन उन्होंने वहाँ पर ढूंढ लिया है, जिससे हमारा उस देश के लिए निर्यात कम हो गया है। इससे हमें लाभ में कमी हुई है, आय में कमी हुई है। जनसंख्या में वृद्धि। देखिए, विकसित देशों के भुगतान संतुलन में असमानता का एक मुख्य कारण वहाँ पर बढ़ती हुई जनसंख्या है। तो ये जनसंख्या वृद्धि तो हर किसी क्षेत्र में है, व्यवसाय के क्षेत्र में है, शिक्षा के क्षेत्र में है, बिजनेस के क्षेत्र में है या आप रोजगार के क्षेत्र में है। जनसंख्या अति हो जाने के कारण हमारा देश की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ा जाती है। इसलिए जनसंख्या पर संतुलन लाना अति आवश्यक है, उस पर रोक लगना ज़रूरी है, जिससे हमारी जो विकास की गति है वो तेज हो जाए। बच्चों, आज मैंने आपको भुगतान संतुलन के बारे में बताया, उसके संतुलन का महत्व बताया और असंतुलन और संतुलन के कुछ हद तक पॉइंट भी क्लियर किए। 3 पॉइंट और रह गए हैं, मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा। तब तक आप इन सारे पॉइंटों को पढ़ लें। इन पॉइंटों में फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप विद्यालय में आके संबंधित शिक्षक से समझ सकते हैं। तब तक आप जय हिंद।